तो चलिए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग दी गई है, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी या फिर प्लास्टिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल के पास होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर पाया, किसी बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे इस बॉडी को अगर मैं फोर्स एक्ट करके खींच रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही फोर्स हम रिमूव करते हैं तो क्या इसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होगी, अगर वो रीगेन कर पाई तो हम बोलेंगे कि बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी है। अगर वो रीगेन नहीं कर पाई, जैसे क्ले में होता है, अगर मैं मिट्टी का कुछ बना हुआ है सॉफ्ट, उसको मैं फोर्स लगाता हूँ, डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो वो रीगेन नहीं करेगा, तो उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है बॉडी के पास। सो बाय डेफिनेशन बहुत ही बेसिक सी बात कर रहे हैं हम, क्या कि इफ द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ठीक है। बट आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। और अगर प्रॉपर्टी मतलब बॉडी अगर रीगेन नहीं कर पाती है उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जिस प्रकार हमने जो एग्जांपल लिया था क्ले का, तो हम उसको बोलेंगे द प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। तो अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना ज़रूरी तो है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो साइज शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है क्या? अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है। अब इसको हम लोग बोलेंगे कि जो बॉडी अपना शेप कंप्लीटली रिगेन कर ले, अपना ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली रिगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी टोटली अपना शेप रिगेन कर लेती है, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि एक क्वार्ट्ज फाइबर होता है ना। क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज़ किया जाता है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या मोबाइल में पहले यूज़ किया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता था। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते थे, है ना। वो ऑसिलेट करते रहते थे कंटिन्यूसली, लेकिन टकराने के बावजूद, आजू बाजू में टकराने के बावजूद भी उनका शेप चेंज नहीं होता था, ठीक है। सो अ क्वार्ट्ज फाइबर इज नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसा बोला गया। लेकिन परफेक्टली टोटली ही रिगेन करने वाला ऐसा कोई मटेरियल तो नहीं है हमारे पास। तो नो मटेरियल कैन रिगेन कंप्लीटली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ऐसा होना चाहिए था। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है, रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो सकती है क्या, कि कितना भी आप फोर्स लगाओ तो वो रिगेन नहीं करेगा, है ना। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी नहीं होता है कि कोई ना कोई डिफॉर्मेशन जो होता है उसको रिगेन करने के, उसके इंटरनल फोर्सेस रिगेन करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स। तो एवरी मटेरियल पार्शियली रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो पार्शियली इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडीज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं, जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं डिफॉर्म करने के लिए, जो भी फोर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिफॉर्म हो जाए बॉडी, तो एक किसी भी, सपोज ये मैं रॉड लेता हूँ कोई, इस पर फोर्स लगाने वाला, तो ये फोर्स अगर यहाँ पर कोई सरफेस से अटैच नहीं है ये बॉडी, तो एक इंडिपेंडेंट फोर्स तो कभी इस बॉडी में डिफॉर्मेशन ला ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ या फिर
ये जा रहा हूँ, जब तक ये अटैच नहीं है किसी से। क्योंकि अगर फोर्स लगेगा और कोई रिजिड सपोर्ट से ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा बॉडी, है ना। तो जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है और यहाँ पर फिक्स्ड है, इसका मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स आप बाहर की तरफ लगा रहे हो, उतना ही इस बॉडी में अपने आप डेवलप हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सही बात है कि नहीं। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो गई है बॉडी में, ठीक है, वो रीगेन करवाएगी, ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेगी, पर वो कंप्लीटली कर पाए नहीं कर पाए, है ना। तो पार्शियली इलास्टिक बॉडीज या पार्शियली प्लास्टिक बॉडी तो आपको मिलेगी ही। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं, तो जो भी वर्क डन हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, या जो भी फोर्स इंटरनली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो वो पार्टली डिसिपेट हो जाएगा और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर लिखा गया है कि कॉज क्या है इन सब चीज़ों का। जैसे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, है ना, इवन स्लाइटली। तो परफेक्टली अगर प्लास्टिक है तो रीगेन नहीं करे। अब रीगेन नहीं करने वाला कौन कौन है, जैसे पैराफिन वैक्स, जैसे अपना वैसलीन वगैरह यूज करते हैं घर में, है ना। तो उसको अगर आप डब्बे में यूज करने के लिए निकालते हो, तो रीगेन नहीं करता है कुछ भी। वेट क्ले, है ना। तो नियरेस्ट अप्रोच क्या, नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी से ही। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारा कंपैरिजन आप दोनों का कंपैरिजन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। अब क्या है कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है कि जैसे सॉलिड्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली अरेंज होते हैं, तो फोर्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे पे लगता होता है ना। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो जो नॉर्मल स्टेट में है, जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो इंटरेक्शन होगा वो पार्टिकल टू पार्टिकल वेरी करेगा, है ना। मिनिमम लेवल पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, अपना मेंटेन करता हुआ चलेगा। लेकिन जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर लगता है ना, या तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, है ना, या दूर चले जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है, इसको रिस्टोर करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, वही रीगेन कर पाएगी इसका ओरिजिनल फॉर्म। क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, नेचर में बैलेंस चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है आपके लिए। बस हम जो स्ट्रेस में बात करेंगे, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे, ना कि एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पैदा हुआ है बॉडी के अंदर, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। जब डिफॉर्मिंग फोर्स जो अप्लाई हुआ है बॉडी में, उसके इक्वल प्रोपोर्शन में रिस्टोरिंग फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। मतलब यहाँ पर पार्टिकल को अगर फोर्स इधर लग रहा है, तो पार्टिकल के अंदर अपने आप ऐसा फोर्स डेवलप हो जाएगा जो कि रिस्टोर करने की इसको कोशिश करेगा। सो स्ट्रेस इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको ये एकदम प्रेशर जैसा लग रहा होगा, तो यूनिट भी इसका पास्कल ही है। ठीक है। सो यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस है। तो बहुत ही थ्योरेटिकल डिस्कशन है आज का। तो यहाँ पर बोला गया है कि लॉन्गिट्यूडनल एंड नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द बॉडी होगा। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, आउटवर्ड्स जो इलांगेट करने की कोशिश कर रहा है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है, जो फोर्स लगाकर
ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार फोर्स परपेंडिकुलर ही लगे सब। तो हम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट अ पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा के साथ। तो अब इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। अब दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने पर यहाँ पर हमें दो प्रकार के फोर्स मिलने वाले हैं। जैसे पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, और यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारा फोर्स लग रहा है, इसको हमने दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो अब हमारे पास जो नॉर्मली लग रहा है बॉडी पे वो तो था ही नॉर्मल या टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, एफ साइन थीटा बाय ए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सरफेस लग रहा था बॉडी के, है ना, जिसके वजह से अब बॉडी का शेप चेंज हो सकता है ना, तो इसको हम शियर स्ट्रेस बोलेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाय ए लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस, कि ये स्ट्रेस से बॉडी का साइज शेप वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बॉडी का चेंज होगा। देन बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस से क्या हो रहा है? अब बल्क स्ट्रेस मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि जो भी एरिया ऑक्युपाइड होगा बॉडी का, है ना, वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा, उससे अगर नॉर्मल सरफेस पे हर जगह से प्रेशर एक्ट किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर एक्ट होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द, जो भी जिससे भी बॉडी बनी हुई है ना, होमोजिनिटी ऑफ द बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो भी प्रेशर होगा, है ना, तो इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज टू प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज। तो ये जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसको हम बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस के हमने तीन पहलू देखे कि एक तो लेंथ को चेंज करेगा, यहाँ पर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू लेंथ, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, उसी को हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर लग रहा है ऑब्जेक्ट से, है ना, और उसके वजह से लेंथ में चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के। अगर सरफेस पे जैसे हम लोग अगर बुक रखी हुई है और टेंजेंशियल स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये सॉलिड्स में होता है। देखो हमने लिक्विड में देखा था कि अगर पानी भरा हुआ है कंटेनर में, फ्लूइड्स में देखा था हमने, और टेंजेंशियल फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तब हमने बोला था कि इसको स्ट्रेस में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शेप चेंज हो रहा है तो वही हमें देखना है कि यार इलास्टिक बॉडी है, रिगेन करेगी नहीं करेगी, तो स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। देन बल्क इज वॉल्यूम में चेंज आने वाला है जो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान सा, इसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड टेंजेंशियल मतलब एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस हमें निकालना है। तो लॉन्गिट्यूडनल में पता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट इज 30 डिग्री पे, आपको एक क्या मिल रहा है, फोर्स दिया गया है। ठीक है, जो कि एक ब्लॉक जो कि जमीन पे रखा गया है उसके ऊपर लग रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है, तो साइन कंपोनेंट हो जाएगा 100 साइन 30, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा 100 साइन 30 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा 10 साइन 30 डिवाइडेड बाय 10, 5 इंटू 2, तो आएगा अपना आंसर, दैट इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एकदम ही आसान सा क्वेश्चन है। देन टेंजेंशियल स्ट्रेस, जहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जिसके वजह से शेप चेंज होने वाला है, वो कितना आएगा,
100 cos 30 divided by area of the block that is 5 into 2। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल गई। सेकंड क्वेश्चन हम लोग जब देख रहे हैं तब यहाँ पर हमें बोला गया है कि बल्क स्ट्रेस निकालो। बल्क स्ट्रेस मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो जो भी ऑन अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 10 बाय पाई सेंटीमीटर्स, 10 बाय पाई सेंटीमीटर्स, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है, उसके अंदर एक बॉल रखा गया है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट रखा गया है और एक पिस्टन है, तो यहाँ पे गैस भी भरी हुई है। तो जितना आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे, है ना, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से जो भी गैस का प्रेशर होगा वो, तो यहाँ पर मास ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली फॉर अ सिलेंडर फिल्ड विद गैस। मास ऑफ द पिस्टन एंड एरिया ऑफ द पिस्टन दोनों दिया गया है आपको, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये प्रेशर हो गया किसका, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है क्या, रुको एक मिनट, सॉरी, द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस इफ एरिया एंड मास ऑफ द पिस्टन, हाँ, तो पिस्टन का मास और एरिया दिया गया है, ठीक है। तो पिस्टन का मास, ये जो ऊपर वाला है वो दिया गया है 50 और उसका एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मास भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पता है, उसका वेट कितना एक्सर्ट होगा वो पता है, और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसका भी वैल्यू दिया गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन पे लगेगा ऊपर, और फिर पिस्टन खुद, जैसे फ्री फॉलिंग पिस्टन होता है वो पिस्टन लगेगा यहाँ पे, ये पिस्टन भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, तो दोनों प्रेशर इस पे एक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी है, मास इनटू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आएगा प्रेशर, दैट प्रेशर इज बल्क स्ट्रेस। तो प्रेशर कितना होगा, तो जो गैस का प्रेशर होगा दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम बल्क स्ट्रेस में क्या निकालते हैं, क्या कि प्रेशर कितना होगा, जो प्रेशर डिफरेंस है या प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर एडेड। तो यहाँ पर फोर्स इनटू प्रेशर ना इनटू एरिया, सही बात है, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो जो भी फोर्स लग रहा है एक्सटर्नली, है ना, उसी की वजह से चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा हमें, तो हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे। तो आपको बस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करवा रहा हूँ मैं आज। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक चेंज का रेशो है। अब चेंज का रेशो मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज हुआ। जैसे लेंथ है हमारे पास, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो इसका लेंथ चेंज होगा, मतलब पहले एल है, फिर डेल्टा एल से चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, सही बात है। तो अब चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ आया, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ आया, जो भी चेंज हुआ आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों के यूनिट सेम है, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो चेंज इन लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज शेप, लेंथ, वॉल्यूम टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो इस स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, और हमारे पास 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन है। जैसे हमारे पास स्ट्रेस थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, उसी प्रकार हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेन है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन, इसको बल्क मॉड्यूलस से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग,
मतलब मॉड्यूलस क्या बोल रहा हूँ, बल्क स्ट्रेस जो हमने पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, उससे कंपेयर किया है। और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस था उससे कंपेयर किया है यहाँ पे। तो 3 प्रकार के हमें स्ट्रेस पता है ना। स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल, एंड तीसरा था हमारा बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। स्ट्रेन भी 3 प्रकार के हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर या टेंजेंशियल, एंड बल्क और वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे इसमें। देखो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें क्या है, चेंज इन लेंथ, जो भी चेंज इन लेंथ होगी, अगर डेल्टा एल चेंज आया, थोड़ा सा चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दैट रेशियो इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, है ना, जो कि परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, उसके वजह से क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट पे, तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम अपन करेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम v, और चेंज इन वॉल्यूम इज v डैश। तो v डैश स्मॉलर है एज कंपेयर टू ओरिजिनल v। ओरिजिनल v बड़ा था, ओरिजिनल स्पीयर बड़ा था, अभी नया वाला स्पीयर क्या है, छोटा है। तो ये जो चेंज आया, इसकी ये चेंज निगेटिव में आएगा क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है। सो निगेटिव साइन भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन, ठीक है। देन शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या है, शियरिंग स्ट्रेन आपको चेंज इन शेप। अब चेंज इन शेप कैसे हो रहा है, यहाँ पर मैं पहले भी बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर डायग्राम अच्छे से दिया गया है। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या है, द टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो जैसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, जैसे आप किताब रखते हो कभी, ठीक है, और ऊपर में ऐसा धक्का देते हो तो शेप चेंज हो जाता है, बेस वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ऐसा, तो अपने ही पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि ये हमने यहाँ फोर्स लगाया है ऊपर में। तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर के पोर्शन अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ऐसा दिखेगा कुछ। सही बात है, मतलब बेस अभी भी अटैच्ड है ओरिजिनल पोजीशन पे, बस ऊपर वाला जो पोर्शन है वो चेंज हो गया है। ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, समझ में आया क्या आपको। तो दिस एंगल इज फाई, और ये जो चेंज आया है लेंथ में, ये रिलेशनशिप हमें देखना है। अब चेंज इन शेप इज दिस मच, ये यहाँ पर इतना आगे निकल गया है, तो यहाँ पर भी एंगल सेम ही बनेगा, फाई बनेगा। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज एक्स इस डायग्राम में। और जो भी हमने फोर्स लगाया है ना, अगर मैं इसको इस एरिया से उसका प्रेशर, है ना, कि स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेस कितना, शेयरिंग स्ट्रेस हमने बोला था फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अगर इसी जगह पे हमने कॉस कंपोनेंट लिया था, वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली एफ दिया गया है, तो फोर्स अपॉन एरिया लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई कंपोनेंट नहीं, ये बस फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ऐसी दी गई है और जिसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस फोर्स के वजह से ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज इन शेप हो रहा है, उसको हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ अभी कितनी है नहीं पता, तो हमें ओरिजिनल लेंथ पता है, दैट इज एल, और ये नया चेंज इन लेंथ हमें पता है। तो वी कैन राइट tan phi इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज x अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज l। तो x बाय l, लेकिन ये चेंज छोटा सा है, बहुत ज़्यादा तो
शेप में चेंज नहीं आता है, तो छोटे एंगल के लिए वैल्यू भी हम सीधा सीधा फाई लिखेंगे। समझ में आया? फाई इज x/l। होप आपको ये समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा अच्छे से, है ना? अगर दिख रहा है आपको प्रॉपरली तो कोई टेंशन नहीं है। तो tan फाई इज x/l, तो ये x है और सॉरी ये x है और ये l है, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ, तो हमारा जो पर्पस था, जो डेफिनेशन थी स्ट्रेन की, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज तो इतना हुआ है ना? जो भी चेंज है, चेंज अपॉन, पर यहाँ पर लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है हमारे। यहाँ क्या चेंज मिल रहा है हमें? शेप चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो उस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ के रेशो से, ठीक है। तो इसका जो मायना है इस शेयरिंग स्ट्रेन का, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि एज द एंगल phi through which a face originally perpendicular to the fixed turn is turned as shown in figure। तो हमें जो ये चेंज मिला है ये हम एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसकी जो डेफिनेशन है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसमें डायरेक्टली चेंज को शो कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपको शेयरिंग स्ट्रेन अच्छे से समझना है, ठीक है। देन वी हैव हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत ही थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं आज, तो ये आपको 12th बोर्ड में भी ये चैप्टर आता है, इसमें से ये हुक्स लॉ वाला क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स भाई साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, कि ऐसा ना हो जाए कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप दो कि वो चेंज तो हो जाएगा, मतलब इलोंगेशन हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस ना करो उसको कि वो वापस ही ना आ सके। जैसे हम लोग देखते हैं, हम किसी तार को खींचते हैं सपोज, ठीक है, तो वो थोड़ा अगर इलोंगेट होता है तो इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा ताकत लगा के उसको पूरा बर्बाद ही कर दिया तो रीगेन नहीं कर पाएगा। सो दैट थिंग इज इलास्टिक लिमिट। तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो फाइनल है, इलास्टिक लिमिट क्या है कि बियॉन्ड दिस उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही इतना डिस्टॉर्ट हो जाएगा कि वो रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इतना भी उसको ज़्यादा स्ट्रेस के सिचुएशन में नहीं लेके आना है। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ रहा है क्या? देन तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको हम जो कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कांस्टेंट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करता है रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो इट डिपेंड्स अपॉन, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना? क्योंकि हमने इसकी बात की है, इलास्टिसिटी की बात की, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन। अब तो पहले ही स्ट्रेन का कोई डायमेंशन था नहीं, है ना? और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया हम लोग लेते हैं, मतलब पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यही इसका यूनिट होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? पास्कल। तो ये आप बात ध्यान में रखिए। तो बहुत ही सिंपल
इसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी वही है कि हम जब लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम जो इलास्टिसिटी हमको मिलेगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। अगर हम रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जहाँ पे शियरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे, तो एक हमने डेडिकेटेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशो लिया है, यहाँ पर बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन लिया है, और यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन लिया है ना। तो तीनों के लिए हमने जो कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट किया है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने किसी वायर का लेंथ चेंज किया, यहाँ पे इस वायर को लटका दिया है नीचे किसी वेट से, तो क्या हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी। अब लेंथ चेंज हो गई तो क्या होगा, लेंथ चेंज होने पर, है ना, लेंथ चेंज होने पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो लिया हमने, दैट रेशो इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, जो कि यहाँ पर वेट लगेगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप बनता है यंग्स मॉडुलस दैट इज गिवन बाय कैपिटल वाई, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे, यंग्स मॉडुलस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यंग्स मॉडुलस से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही बात यंग्स मॉडुलस की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके ट्राई करो, है ना। मैं बस आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता था, बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। अब ये एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है कि अगर एक रॉड जिसको कोई एक्सटर्नल कोई वेट नहीं लगाया गया है, तो ये वेट नहीं लगाया गया एक्सटर्नल, और उसको ऐसे लटकाया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा, सो इट विल इलोंगेट अंडर इट्स ओन वेट। ऑब्वियसली जितने भी ये लेयर्स है ना, तो उसके सारे की नीचे की लेयर ऊपर की लेयर को स्ट्रेच करेगी करेगी स्ट्रेच करेगी 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 और उसकी लेंथ बढ़ने लगेगी अंडर इट्स ओन वेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया इसका ए, है ना, लेंथ दिया गया उसका एल, लेंथ भी मेंशन है, एंड वेट ऑफ द बॉडी इज डब्ल्यू। तो कोई एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में। तो एलिमेंट लिया हमने कोई भी एक विच इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो अब ऊपर से भी ले सकते थे, नीचे से भी, तो नीचे से हमने एक डिस्टेंस x पे एक पोर्शन लिया दैट इज dx, और ये टोटल लेंथ लिया l। तो टेंशन इन द, या सीधा सीधा मैं बोलता हूँ कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, वेट ऑफ द बॉडी पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का जो वेट है हमें यहाँ मिल गया, और यहाँ पर ये जो x पोर्शन है, इतना पोर्शन है, उसका अगर मुझे वेट निकालना है तो उसको मैंने t से रिप्रेजेंट किया है। वही dx पे ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये फोर्स लगाएगा, टेंशन क्रिएट करेगा। तो हमने लिया W बाय एल दैट इज वेट पर यूनिट लेंथ इनटू x, है ना। तो ये मिल जाएगा मुझे यहाँ पर लगने वाला फोर्स, dx के नीचे लगने वाला फोर्स। सो इलोंगेशन इन dx
उसका जो भी इलोंगेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस कैसा है, फोर्स इनटू एरिया अपॉन फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो हमें चेंज इन लेंथ इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन इन dx निकालना है। तो इलोंगेशन इन dx तो साइड में चला जाएगा dx l की जगह, और यह आ जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। यही रिलेशनशिप आया। तो ये जो मेरा फोर्स था दैट इज गिवन बाय दिस, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ फोर्स की जगह पुट कर दो। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है फॉर पर्टिकुलर वायर, मटेरियल पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, कि कितना लेंथ, मतलब लेंथ कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। तो एक कॉपर का वायर है, एक सिल्वर का वायर है, या फिर कोई दूसरा वायर है, तो सबका यंग्स मॉड्यूलस अलग अलग होगा। भले ही इन पे अगर सेम वेट एक्ट करे, सेम लेंथ भी हो इनकी, लेकिन इसका इलोंगेशन अलग अलग हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, ये हमने बात डिस्कस की है। तो इस केस में ये जो इलोंगेशन आएगा इस पूरे रेंज के लिए आएगा, तो विल इंटीग्रेट दैट, है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इलोंगेशन सिर्फ dx के लिए नहीं होगा, पूरे लेंथ के लिए होगा। तो लिमिट्स आएगी यहाँ पे 0 to l। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपको इजीली समझ में आएगा टोटल इलोंगेशन का। ठीक, तो आप इसको कंसिडर करो, इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, देन वी हैव बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस सिंपल सा फंडा मैं बताता हूं। बल्क मॉड्यूलस B मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सही बात है, यही रेशो है। तो अब स्ट्रेस के लिए हमने बोला था कि प्रेशर जो भी होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो वॉल्यूम कम करता है या ज़्यादा करेगा, अपॉन जो वैल्यू है हमारी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये स्ट्रेन है हमारा। और निगेटिव साइन के लिए हमने बात की थी, नेगेटिव साइन क्या है कि जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी ड्यू टू प्रेशर। तो ये रिलेशनशिप बन गया इनके बीच में, है ना। तो प्रेशर इंटू V डिवाइडेड बाय डेल्टा V, और नेगेटिव साइन आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो बल्क स्ट्रेस है इसके बीच का रिलेशनशिप हमें मिल गया। और यूनिट इसका क्या आएगा, बाकी तो सेम यूनिट है, तो पास्कल ही इसका यूनिट होगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट है बल्क मॉड्यूलस का भी। तो बल्क मॉड्यूलस का एग्जैक्टली जो अपोजिट फंडा है दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, कि कितना बल्क मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि चेंज कितना आया वॉल्यूम में। अब वो चेंज किस प्रकार आया कि वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका ही उल्टा जब हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं। अब देखो कंसेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट कितना कॉम्प्रेस हो सकता है या कितना चेंज आ सकता है इसमें, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली उसका अपोजिट, मतलब कितना ऑब्जेक्ट, जैसे मैं फोर्स यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रहा है। तो बल्क मॉड्यूलस हमें क्या बताता है कि रीगेन कैसा करेगा। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि रीगेन कैसा करेगा इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड वॉल्यूम जो भी है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल रहा है स्ट्रेस में, लेकिन कॉम्प्रेसिबिलिटी में क्या कर रहा है कि कितना फोर्स उसको दिया जाए ताकि वो कम हो जाए, राइट। तो इट इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन या पास्कल इनवर्स। तो जैसे बल्क मॉड्यूलस सॉलिड्स का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस इज 50 टाइम्स दैट ऑफ लिक्विड, दैट ऑफ गैसेस। और ये जो रिलेशनशिप है
है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस, है ना, और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस। तो केमिस्ट्री मुझे तो पल्ले नहीं पड़ती, तो ये आप थोड़ा सा रिलेशन आपको पता ही है, ये वाला रिलेशन, ठीक। सो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ लो, है ना। डेप्थ अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट डिस्कशन यहाँ पर हमारे पास है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम क्या कर रहे हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन का रेशो ले रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन का रेशो ले रहे हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस में हमने देखा था फोर्स अपॉन एरिया, और इसमें देखा था कि कितना एंगल से चेंज हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप बन गया दोनों में, फोर्स अपॉन एरिया फाई, ठीक है। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको शेयरिंग स्ट्रेस पे यूज़ कर सकते हैं आप, सॉल्व एग्जाम्पल है, देख लो थोड़ा सा, इसको पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लेना, अटेम्प्ट करो। तो आज का डिस्कशन थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैंने करने की कोशिश की है ना, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं समझाया है, बस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर कराने की कोशिश की है आपको। तो आप आज हमने तीन चीज़ें पढ़ी। एक तो स्ट्रेस, तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रेन तीन प्रकार के होते हैं, एंड स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का जो रिलेशन है ना, इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इन तीनों को आप पढ़िए, थोड़ा सा इजी टॉपिक है, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।